गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं आज कौन सी न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इकोनॉमी की बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले क्वार्टर के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट की गणना आई है, उसी के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहले जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल, मई और जून के लिए, जून तिमाही के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितना है। याद रखना, जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-2024 वित्तीय वर्ष के अप्रैल, मई और जून तिमाही के लिए कितना रहा, वह है 7.8%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज आप याद रखिए, इसको समझने के लिए मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। क्या वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसी 12 महीने, ये 12 महीने होगा, इसी 12 मंथ को हम 3 अलग अलग क्वार्टर में जीडीपी की गणना करते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा? अप्रैल, मई, जून एक क्वार्टर, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीसरा क्वार्टर, उसके बाद चौथा क्वार्टर हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 4 क्वार्टर है। इसी 4 क्वार्टर में हम जीडीपी की गणना करते हैं। अभी कौन सा रिपोर्ट आया है? अप्रैल, मई, जून का। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 7.8%। ये तो जीडीपी ग्रोथ रेट आ गई। कोई संस्था तो होगी जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या करती होगी? मेजरमेंट। वह संस्था कौन है? ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, कौन सी संस्था के द्वारा यह जीडीपी ग्रोथ रेट की गणना की जाती है? वह संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। इसी को बोलते हो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह संस्था है जो भारत में जीडीपी की गणना करती है। यदि मैं बात करूं जीडीपी की, जीडीपी होता क्या है, तो सामान्य सी परिभाषा है। याद रखिएगा, 3-4 पैरामीटर में आप जीडीपी को जान सकते हो। एक आसान सी परिभाषा है, हम दूसरे स्लाइड में जाके देख सकते हैं। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी, इसी को आप बोलते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। ओके, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 4 बेंच है। पहला याद रखिएगा, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा। दूसरा है एक वित्तीय वर्ष में तीसरा है इस भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे निवासी के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का
अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। ये इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित भौगोलिक सीमा, जैसे ये हम भारत मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। इसी वर्ग किलोमीटर के अंदर निवासरत या हो सकते हैं भारतीय हो या वो क्या हो सकते हैं? विदेशी। उनके द्वारा उत्पादित वस्तु मतलब गुड्स, सेवा मतलब सर्विस का क्या होता है? अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। एक चीज और याद रखना, ये जो ग्रोथ रेट है 7.8 के साथ भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा एक चीज और बार बार ये जिक्र किया जाता है, जीडीपी के आकार के आधार पर भारत वर्तमान में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये इतना याद रखिएगा, जीडीपी का वित्तीय वर्ष क्या होता है, कौन संस्था गणना करती है, और इसके हमने देखा कि जीडीपी असल में होता क्या है। ये था जीडीपी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और वो है सेगमेंट किस रिलेटेड है? स्पोर्ट्स रिलेटेड। स्पोर्ट्स में क्या खास है? हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग हुआ। ज्यूरिख डायमंड लीग, ठीक है। हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यह जेवलिन थ्रो से रिलेटेड गेम है, एक टूर्नामेंट है। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक बोलते हो जिसको, जेवलिन थ्रो। ओके, जेवलिन थ्रो में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप सबको पता ही होगा, नीरज चोपड़ा जी। हमें याद रखना है ज्यूरिख डायमंड लीग ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? गोल्ड मेडल जीता है जैकब ने, जैकब, जो कि हैं चेक गणराज्य के। ओके, और सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। जैकब इन्होंने 85.86 मीटर और नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर थ्रो किया। लगभग थोड़ा सा ही गैप रहा, नहीं तो अगेन नीरज चोपड़ा जी ज्यूरिख डायमंड लीग जीत जाते। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप लोग गलती से भी मिस्टेक मत करना कि गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है? ज्यूरिख डायमंड लीग में जैकब ने। जैकब, ज्यूरिख, ऐसे याद कर सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में चूंकि सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, वहां नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद जो अरशद नदीम करके हैं, कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और ये जो जैकब है, जैकब, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक
ठीक है, किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। ये इतना याद रखिए स्पोर्ट्स सेगमेंट से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज में। एक इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा मैं लिंक करने का प्रयास करूंगा, समझना। आप संसद जानते ही होंगे, संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है। चूंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार एक चीज है, हमको जानना जरूरी है, स्पष्ट लिखा गया है कि भारत के संविधान में संसद का लगभग सत्र चलाना है तो उन सत्रों के मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? संसद के सत्रों के मध्य 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह कौन सा आर्टिकल बोलता है? 85। और संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 79। और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। यदि मैं बोलूं कि संसद के 3 सत्र होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है विंटर, जिसको बोलते हो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे आप लोग यदि बोलोगे कि इन बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र का भी उल्लेख आर्टिकल 85 में है। नहीं है। ये हमारी परंपरागत जो चली आ रही है उसको हमने मेंटेन किया हुआ है। वर्तमान में भारत में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, लेकिन इनका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल यही लिखा गया है कि सत्रों के मध्य संसद केवल 6 महीने का अंतराल ले सकती है। मतलब हर 6 महीने के मध्य क्या बैठना चाहिए? संसद बैठना चाहिए। ठीक है। चूंकि मैं इन सभी बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, हमारे देश के संसदीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, नाम है प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हाल ही में अर्थात 18 से 22 सितंबर के मध्य 18 से 22 सितंबर के मध्य एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। संसद का विशेष सत्र। अगेन इन तीनों के अलावा एक और सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र। कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ष होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जा रहा था तो राज्य सरकार, बोल सकते हो राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा रात के 12 बजे विशेष सत्र बुलाया गया था। वो आपको याद ही होगा, जुलाई 2017 की बात है। उसके बाद ये पहली बार अगेन यह बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। कब? 18 से 22 सितंबर के मध्य 2023 में। अब ये चीज ट्वीट के माध्यम से हमको पता चला कि प्रहलाद जोशी जी ने यह कहा है कि 18 से 22 सितंबर के बीच विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। चूंकि न्यूज में बार बार एक चीज आ रहा है, क्या समझना, जैसे मोदी सरकार का हमेशा ही एक रहता है एजम्पशन की कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक करता है। आप ले सकते हो विमुद्रीकरण को, जीएसटी को, चाहे जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल कैटेगरी था उसको खत्म करने का। ये चीज क्या क्या चर्चा चल रहा है, क्या क्या कयास लगाई जा रही है मीडिया के द्वारा, याद रखना। एक है वन नेशन वन इलेक्शन।
ठीक है। दूसरा है, क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल को लेकर कुछ चीजें कर सकता है, कुछ बिल ला सकता है क्या 5 दिन के सत्र में? ये सारी चीज मीडिया में चल रही। ये चीज पुख्ती और क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, परामर्श के लिए, सलाह के लिए एक समिति गठित की गई है। किनकी अध्यक्षता में? फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? रामनाथ कोविंद जी की। ठीक है। इनकी अध्यक्षता में क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है क्या? इनके ऊपर सलाह देंगे कौन? रामनाथ कोविंद जी। इनकी अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। भारत में आप जानते ही होंगे, राज्य में अलग से विधानसभा का चुनाव होता है और केंद्र में यदि आपको प्रधानमंत्री चुनना है तो किसका चुनाव कराओगे? लोकसभा का। चूंकि भारत के इतिहास में थोड़ा सा जाएं तो आजादी से लेकर 1967 तक भारत में जब भी आम चुनाव होते थे, लोकसभा चुनाव होते थे, तो सारे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होते थे। लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ नई पार्टियां बनती गई और कहीं ना कहीं सरकार गिरती गई, तो ये बीच में ऐसा चलते गया कि एक राज्य अलग से चुनाव करा रहा है, फिर केंद्र का हो रहा है। अब ये परंपरा आगे भी बढ़ती चलेगी। अब ऐसा संभव ही नहीं हो पा रहा है कि एक साथ चुनाव कराया जा सके, क्योंकि कुछ राज्य तुरंत चुने जाते हैं, कुछ राज्य बाद में। ठीक है। इसी चीज को लेकर सरकार सोच रही है कि क्या हम दोनों लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव भी एक साथ कराएं क्या? यही कहलाता है वन नेशन वन इलेक्शन। आप सबको पता ही होगा, जब भी चुनाव आता है सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाही कहीं ना कहीं आचार संहिता में फंस जाते हैं चुनाव कराने के लिए। तो ये जो लोक कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं रुक जाती है, और ये सही तरीका नहीं है। यदि हमको लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है तो बार बार चुनाव, बार बार गतिविधियां आएंगी और कहीं ना कहीं निर्माण कार्य, सारे योजनाएं रुक जाएंगी। यही कारण है कि सरकार यह ध्यान केंद्रित कर रही है कि पूरे भारत में एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक बार कराते हैं। इसी की सलाह देने के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता पे यह गठित की गई है। क्या कमी? ठीक है, ये याद रखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल क्या आ सकता है, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे यह जिक्र है कि सरकार कर सकती है, लागू कर सकती है जब उनको ऐसी सुविधा नजर आती है पूरे भारत में, पूरे राज्य में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। 2 टाइप के हैं इसमें, एक है सिविल मामले, 2 टाइप के नियम होते हैं, कानून होते हैं। एक होता है सिविल कोड, दूसरा होता है क्राइम। ठीक है। सिविल में आप जानते ही होंगे, शादी है, विवाह है, तलाक, ये सारे, और शादी विवाह तो एक ही है, विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना। क्राइम में जानते ही होंगे, चोरी है, डकैती, ठीक है, हत्या, ये सारी चीजें। चूंकि हम जानते हैं अभी वर्तमान में क्राइम के अंतर्गत जो भी क्राइम करेगा उसको सारे धर्म के क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, उनको बराबर एक ही टाइप के क्या दिया जाता है, पनिशमेंट की दिया जाता है। चूंकि सिविल मामले में ऐसा नहीं है। इसी चीज को लेकर सरकार प्रयास कर रही है कि शादी, तलाक और बच्चे गोद लेने वाली जितने भी नियम हैं एक हो पूरे भारत में और सभी धर्मों पे एक समान रूप से लागू किया जाए। यही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये दोनों चीज समझिएगा। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए दूसरा न्यूज क्या है। दूसरा न्यूज रिलेटेड है स्पेस से तो इसरो से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया। आदित्य L1 मिशन कब? 2 सितंबर 2023 को। कहां से आप जानते ही होंगे, श्रीहरिकोटा कहां है ये? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से हम प्रक्षेपित करते हैं। और कौन से रॉकेट के द्वारा इस आदित्य L मिशन को भेजा गया? याद रखना, PSLV XL, याद रखना PSLV XL C57। PSLV XL C57 रॉकेट के माध्यम से हमने आदित्य L1 मिशन, जो कि किसके लिए है? सूर्य के लिए है, इसको लॉन्च किया गया है। कम से कम इतना याद रखिएगा, ठीक है। यह है इसरो से रिलेटेड। चलते हैं दूसरे न्यूज पे। दूसरा न्यूज क्या है इंपॉर्टेंट? देखिए, रेलवे बोर्ड के पहली बार महिला चेयरपर्सन बनी है, पहली बार इतिहास में। इनका नाम है जी जया वर्मा सिन्हा। ये पर्सनालिटी पहली बार बनी है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा, ठीक है। रेलवे की बात आई है, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, याद रखना। भारत में इस पे चर्चा कर चुके हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कब? 16 अप्रैल 1853 में किया गया था, मुंबई से ठाणे के मध्य, ठीक है। रेलवे की बात आई है, याद रखना। जया वर्मा सिन्हा तो याद रखोगी। रेलवे केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। ये 1, 2 और ये 3 चीजें रेलवे के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और पुरस्कार का नाम है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। हमारे काम के लिए क्या है खास? हाल ही में 2023 के लिए 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। इन 4 लोगों में एक भारतीय हैं, इन्हीं का नाम याद रखना है। नाम है रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन। ये एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं।
कैंसर रोग विशेषज्ञ। इन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कैंसर एक अच्छा काम किया था, इसलिए इन्हें वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला गया। चूंकि 4 लोग हमारे लिए खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, रवि कन्नन का नाम याद रखना, 2023 में भारत से हैं ये, और इनको ही कैंसर के लिए मतलब कैंसर रोग में अच्छा काम किए, इसलिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला गया। ये रेमन मैग्सेसे कोई नहीं है, ये फिलीपींस देश है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके ही नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। फिलीपींस जिनकी राजधानी मनीला है। भारत में याद रखना, भारत में पहली बार भूदान आंदोलन के जनक कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2019 या 2020 में रवीश कुमार को भी पुरस्कार मिल चुका है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसमें चलते हैं। न्यूज आज की है, नाम है पर्सनालिटी का नाम याद रखना, आर माधवन। चर्चा में होने का एक ही कारण है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इनको बना दिया गया है अध्यक्ष। ठीक है, आर माधवन का नाम आया है जी, याद रखना। हाल ही में इनके मूवी है 69th, इनकी मूवी है रॉकेटरी, जिनको हाल ही में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। ठीक है, आज का ये इतना सेगमेंट था। मैं एक क्विक रिवीजन देते हैं अपन। ठीक है, देखना। पहला हमने देखा जीडीपी, ये जीडीपी था, जीडीपी का ग्रोथ रेट, जीडीपी का वित्तीय वर्ष कैसे होता है, जीडीपी क्या होता है, वर्तमान में भारत की इकोनॉमी कौन सी नंबर की है, 5th नंबर की, और ये सारी चीजें कौन संस्था गणना करती, ये देखा। दूसरे नंबर पे जीडीपी की परिभाषा देखा। तीसरे नंबर पे हमने देखा ब्रिक डायमंड लीग कहां हुआ, किसने, और ये तीसरा था संसद का। मैंने समझाने की कोशिश किया संसद के सत्र कैसे होते हैं। हाल ही में विशेष सत्र इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में यह प्रयास किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है क्या, और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई बिल ला सकती है क्या सरकार। ओके, तीसरा था आदित्य L1 मिशन के बारे में। चौथा ये है रेलवे बोर्ड की पहली बार महिला चेयरपर्सन बनी है जया वर्मा सिन्हा जी। इसके पश्चात हमने देखा रेमन मैग्सेसे अवार्ड, और अंतिम में हमने देखा आर माधवन को हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बना दिए गए। ठीक है, और इनकी एक मूवी थी रॉकेटरी को, जिसमें 69th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट फिल्म अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा ऐसे ही पढ़ने का, रिलेट कर कर बहुत दिन तक याद रहेगा। और ये अंतिम था आज का। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।